जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अधिकार किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक होता है। ठीक है। बिना अधिकार के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास कितना ही टैलेंट हो, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन अगर आपको कुछ राइट्स ही ना मिले, जैसे समाज में आपको बोलने का अधिकार ना दिया जाए, ठीक है, आपको स्वच्छंद रूप से अपने विचार व्यक्त करने के अधिकार न दिए जाएं, अगर आपका कोई शोषण कर रहा है, उसके विरुद्ध आपको कोई संगठन बनाने का, आवाज उठाने का अधिकार न दिया जाए, तो आपका चहुमुखी विकास संभव नहीं है। कहीं ना कहीं से जीवन में आपका शोषण होगा, आप उससे दुखी होंगे और आप अपना होल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए संविधान में कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनको मौलिक अधिकार कहा गया है। मौलिक अधिकार कहने के पीछे दो कारण हैं। ठीक है। क्या कारण है? मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है, एक तो संविधान द्वारा इसे सुरक्षा गारंटी दी गई है। ठीक है। संविधान में गारंटी कि अगर इनका हनन होता है, कुछ भी राज्य मनमानी अपनी करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इसको एनफोर्स करवा सकते हैं, इसको लागू करवा सकते हैं। इसलिए इसको मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहा गया है। दूसरा कारण एक ये है इसका, कि मूल कहने का कारण ये है कि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी विकास, इसके लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इन अधिकारों की अनुपस्थिति में किसी भी व्यक्ति के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे हम लोग पुराने जमाने की बात करें, जब राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है, राजा होता था, राजा के सामने हमेशा नतमस्तक होकर रहना था। आप उसके फैसले के विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कह नहीं सकते थे। अगर आदमी आवाज उठाता तो उसे कठोर से कठोर यातनाएं दी जाती, सर कलम कर दिया जाता। ये तमाम चीजें होती थी। तो उस जमाने में कहाँ कोई कुछ बोल पाता था। इन्हीं सब चीजों से सीख लेते हुए, खासकर हमें लगता है कि हमारे संविधान निर्माता अंग्रेजी शासन से बहुत ही ज्यादा सीख लिए थे इसकी, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में यही था, कोई भारतीय उनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता था। वो ताकत के बल पर, अपनी पावर के बल पर उसको दबा दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने या उस समय के नेताओं ने ये चीज महसूस किया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा वो नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए इस तरह से, और थोड़ा सा आज़ादी की ज़रूरत है, इसलिए इन अधिकारों को विशेष रूप से शामिल किया गया। आइए अब हम देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। ठीक है। अभी तो हमने मूल अधिकार की बात कर ली, अब हम देखेंगे कि ये मूल अधिकार कितने होते हैं। तो देखिए, मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार की बात की गई थी। पहला था, ठीक है, पहला मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार। अब ये समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये आता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। कुछ पीसीएस, वनडे, इन सब एग्जाम में डायरेक्ट जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है अनुच्छेद सहित कि कौन सा किस अनुच्छेद में है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। अब 14 से 18 तक समता हो गया। उसके बाद फिर दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है आर्टिकल 19 से। ठीक है। आर्टिकल 19 से शुरू होता है राइट ऑफ फ्रीडम। तो ये 19 से लेकर के 22 तक आता है। अभी हम एक एक के बारे में बताएंगे भी किसमें कौन सा है। 19 से लेकर के 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा आता है
आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आपका 25 से लेकर 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर पांचवा है आपका, ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है, उनकी शिक्षा एवं संस्कृति से। शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार। ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित अधिकार, ये है 29 और 30 में। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है 32 में, अनुच्छेद 32 में। तो वर्तमान में ये 6 मूल अधिकार हैं। शुरुआत में एक मूल अधिकार इसमें और था, अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति का अधिकार। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में संशोधन करके इसको हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो अब वर्तमान में ये 6 मूल अधिकार बचे हैं। संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक या कानूनी अधिकार हो गया है, जो अनुच्छेद 300 का में या 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे 6 मूल अधिकार हुए। अब अगर हम इसके अंदर चल के देखें, अभी हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका डिटेल हम सेकंड पार्ट के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आप लोगों को बस इनके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, और ये सारे आर्टिकल्स आप रट जाइए। फंडामेंटल राइट के 14 से लेकर के 32-35 तक के सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। मैचिंग कराने के लिए आ जाता है, यूपीपीसीएस में भी वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सेकंड पार्ट का। तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए हम लोग इसमें देखते हैं, एक एक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, 14 से 18 तक के बीच में है क्या। ठीक है, जब हम बात करते हैं समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसका मतलब है इसमें जो भी बात की जाएगी, समानता की ही बात की जाएगी। ठीक है, समानता से ही संबंधित सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 14 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, ये है आपका 14 में। विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है, अनुच्छेद 14 में है। इसका मतलब यहाँ पे दो शब्द आए हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इन दोनों पे प्रश्न ऐसे बनता है, पूछ लेता है कि विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है, या विधियों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखना है, ये यूके से है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ये आपका यूएसए से यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, ये आर्टिकल 14 में है। एक खास बात और है, जो विधि के समक्ष समता है, ठीक है, इसका नेचर निगेटिव है, नकारात्मक है। इसका नकारात्मक नेचर का है ये। नकारात्मक नेचर से क्या मतलब है? नकारात्मक नेचर से मतलब ये है कि ये जैसे ये चीज कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में कोई विशेष विधान नहीं करेगा, ठीक है, या राज्य जो है ऐसा नहीं करेगा वैसा नहीं करेगा, ये राज्य को कुल मिला करके असमानता करने से रोकता है, उसकी बात करता है। तो इसीलिए ये नकारात्मक सेंस में यूज होता है। ठीक है,
और ये जो विधियों का समान संरक्षण है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, सकारात्मक सेंस में। ठीक। तो विधियों का समान संरक्षण, इसमें ये बात कही गई है कि समान के लिए समान कानून होगा। ठीक है, अगर किसी को मान लीजिए आपने कुछ विशेषाधिकार दिए हैं, तो उसके एवज में उसको जो अब उत्तरदायित्व तो दिए हैं, अब जैसे मान लीजिए हमारे सांसद हो गए, विधायक हो गए, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, इन लोगों को संविधान में कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं, तो इनके दायित्व भी उसी प्रकार के हैं। तो ये देखा जाता है कि कुल मिला के विधियों का समान संरक्षण जो है, इसका एसेंस ये है, इसका सार ये है कि ठीक है, आप अलग-अलग लोगों के साथ अलग-अलग कानून बना सकते हैं, ये इजाज़त देता है, ठीक है? लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें समान के साथ समान व्यवहार ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक वर्ग के लिए जो आपने विशेष कानून बनाया, उसमें भी भेदभाव शुरू हो जाए, वहाँ आप ये काम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए अगर समाज में कुछ वंचित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, एससी एसटीज़ हैं, तो इनके लिए अगर राज्य को कुछ अलग से करने की आवश्यकता महसूस होती है, तो बेशक इनके लिए राज्य कुछ अलग से कर सकता है, ठीक है? लेकिन जिस कानून के तहत इनको संरक्षण प्रदान कर रहा है, फिर उसमें विभेद नहीं होना चाहिए। वो समान रूप से सब पर लागू होना चाहिए। इसका कुल मिलाकर के सार यही निकलता है, विधियों का समान संरक्षण। तो 2 चीज़ें इसमें खास याद रखने की हैं। एक तो विधि के समक्ष समता जो है ये यूके से है। विधियों का समान संरक्षण कहाँ से? यूएसए के संविधान से है। ये नकारात्मक सेंस में यूज़ होता है। ये राज्य को कुछ-कुछ चीज़ें करने से रोकता है कि राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, वैसा नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। तो ठीक है? तो इस तरह से नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा और ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। इतना दिमाग में रखना है। ये है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 15 के बारे में। उसमें क्या कही गई है उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 में ठीक है, इसमें भी समानता की बात की गई है, लेकिन ये अलग टाइप की समानता होगी। ठीक है, वो तो विधि के समक्ष समता में विधियों का समान संरक्षण था। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति के साथ केवल, यहाँ पे ये केवल शब्द इंपॉर्टेंट है, केवल धर्म, मूल वंश, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद कोई विभेद नहीं करेगा। इन 5 आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। तो यहाँ पर विभेद शब्द से तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के या किसी भी समूह के पक्ष में किसी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। और दूसरा चीज ये है, केवल केवल शब्द से यहाँ पे इसलिए प्रयोग किया गया है कि स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इन 5 बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता, केवल इन 5 बेसिस पर। ठीक है, ना तो धर्म के आधार पर, ना उसके मूल वंश के आधार पर, ना उसकी जात के आधार पर, ना उसके जेंडर के आधार पर, और ना उसके बर्थ प्लेस के आधार पर। ठीक है, इन 5 बेसिस पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य आधार पर विभेद स्टेट कर सकता है, लेकिन ये 5 बेसिस नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में कहा गया है। इसमें और कुछ चीज़ें आती हैं जिसे हम पार्ट 2 में डिटेल से आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे 15 1 2 3 4 5, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इन सबके रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो वो हम डिस्कस करने लगेंगे एक-एक चीज़, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम आपको परीक्षा के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, अभी पीसीएस का प्रीलिम्स आ रहा है, तो उसकी दृष्टि से हम मेन चीज़ें आपको बताते चलते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कशन थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है? ये कहता है, ये है लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। लोक नियोजन के मामले में
अवसर की समानता। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई पब्लिक सेक्टर की जॉब है अगर, ठीक है, तो उसमें सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। इसमें भी स्टेट धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 16, इसमें भी समानता की बात करी गई है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 17, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, ये अनुच्छेद 17 है। अस्पृश्यता शब्द वैसे तो स्पष्ट रूप से संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः इसका छुआछूत से मतलब निकालते हैं, अर्थ लेते हैं हम लोग। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से मतलब है कि छुआछूत को एबॉलिश करना, समाप्त करना समाज से। क्योंकि देखिए, ये बहुत रूढ़िवादी सोच जब थी देश में, ठीक है, जब जातिवाद अपने चरम पर था। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है, सबको पढ़ने का अधिकार मिल रहा है, ठीक है, और सबको समान अवसर मिल रहे हैं हर जगह। उस समय ये चीज़ बहुत अहम हो जाती थी। इसके आधार पर, छुआछूत के आधार पर लोगों को सार्वजनिक दुकानों, होटलों से बहिष्कृत किया जाता था, मंदिरों से बाहर रखा जाता था, कुछ विशेष जातियां होती थी। तो उनके साथ ये जो अत्याचार हुआ है सदियों से, वो ना हो, इसीलिए संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं किया जाएगा किसी के साथ। अनुच्छेद 17 के तहत इसको मूल अधिकार में रखा गया है। इसके लिए 1955 में कानून भी बना था, जिसकी हम बात करेंगे आगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? इसमें है उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय में महाराजा, राजा, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियां होती थी। तो ये उपाधियां कहीं ना कहीं समाज में एक स्तरीकरण करती थी, ऊंच नीच का भेद क्रिएट करती थी। ठीक है, इसीलिए समाज में सब लोग बराबर रहें, कोई ऊंच या कोई नीच अपने को न महसूस करे, इसके लिए उपाधियों को हटा दिया गया। अब ये नहीं है कि जो महाराजा का नाती है, पोता है, ठीक है, आज वो उसको भी महाराजा कह के बुलाएं, उसका भी सिजदा और पाबोस करें। तो इसीलिए संविधान से ये चीज़ सुरक्षा दी गई और उपाधियों का अंत किया गया। इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे सेना के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, यहाँ पर उपाधियां हैं कि दी जाती हैं, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि ये जो उपाधियां हैं, ये किसी के मनोबल को डाउन नहीं करने के लिए हैं, बल्कि ये एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करती हैं। तो यहाँ पर उपाधियों का होना जरूरी है। जैसे सेना में शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह की जो उपाधियां, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सोसाइटी पर, ठीक है, बल्कि ये बहादुरी के लिए प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में भी है, जो डिग्रियां प्रदान की जाती हैं, उपाधियां प्रदान की जाती हैं, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिविटी के लिए है, पॉजिटिव सेंस में है। तो सेना और विद्या को छोड़ करके बाकी किसी भी क्षेत्र में उपाधियों का अंत कर दिया गया है, कोई उपाधि नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हुआ 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, जो शुरू होता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो सबसे पहले आइए हम लोग अनुच्छेद 19 की ही बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान द्वारा प्रदान की गई है। कितने प्रकार की? 6। वो 6 प्रकार कौन कौन है? पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब क्या है कि बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता।
अगर समाज में हमें बोलने की आज़ादी ना हो, अपने आइडियाज़ हम व्यक्त ना कर सकते हों, ठीक है? तो हम खुल के अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं? हम अपने टैलेंट का, अपनी प्रतिभा का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? दूसरा है सम्मेलन की या समामेलन, तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता, देश की सीमा के भीतर आप कहीं भी आ जा सकते हैं। हालाँकि कुछ अपवाद हैं इसके भी, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसमें देखते हैं वृत्ति और व्यापार करने की स्वतंत्रता आती है इसमें, कि देश के किसी भी कोने में आदमी कोई भी वाणिज्य व्यापार कर सकता है। देश की सीमा के भीतर कहीं भी आप बस सकते हैं, निवास अपना कर सकते हैं। तो ये कुछ स्वतंत्रताएँ हैं जो आपको आर्टिकल 19 के थ्रू प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 20 की अगर बात करें, अनुच्छेद 20, अब देखिए जो अनुच्छेद 19 से आपको स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रताएं कुछ कंडीशन में प्रतिबंधित भी हैं। स्टेट कुछ आधार पर इस पे प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हमें कुछ भी बोलने की, कुछ भी छापने की स्वतंत्रता है, क्योंकि हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। चलिए हम मान लेते हैं, ठीक है। अब इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। ऐसे में आप किसी एक देश का पक्ष लेकर के कोई ऐसा बयानबाजी जारी कर दें कि जो भारत की विदेश नीति के खिलाफ है, कि भारत की विदेश नीति तो तटस्थ रहने की बात करती है। मान लीजिए आपने रसिया का पक्ष लेकर के कुछ बोल दिया और वो इंटरनेशनल लेवल पर वो वायरल हो गई चीज़। तो अब तो आप बोल के बगल हो गए, लेकिन झेलना पड़ेगा पूरी कंट्री को। वहाँ पे देश शर्मसार होगा, उसकी निंदा होगी, हमारे विदेश नीति की आलोचना होगी। तो इसलिए ऐसे लेवल पर आपको कुछ बोलने की आज़ादी नहीं है। जहाँ पर देश की अखंडता का सवाल हो, एकता का सवाल हो और विदेशी संबंध का मामला हो, किसी देश के साथ मित्रता शत्रुता की कंडीशन हो, ऐसी स्थिति में आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है? फिर आते हैं आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 में हम लोग देखते हैं, इसमें है जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसमें मुख्यतः आपको इसी से संरक्षण प्रदान किया गया है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस गिरफ्तार व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप चलिए अपने विरुद्ध स्वयं गवाही दीजिए, जिसे कहते हैं स्वाभिसंसन का अधिकार, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति है, उसे स्वयं के विरुद्ध गवाही देने या साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये सुरक्षा भी अनुच्छेद 20 से आपको मिलती है। इसको अगर संक्षेप में कहें तो एक लाइन में इसको लिखें तो कहते हैं अपराधों के संबंध में, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। इसमें दो तीन बातें आती हैं। एक चीज ये होता है कि एक ही अपराध के लिए आपको दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है, पहली चीज। मान लीजिए कि किसी ने आपको किसी के मर्डर में, जैसे एक हमें एक मूवी याद आती है अमिताभ बच्चन की थी, उसमें डबल रोल है। तो उसमें क्या करता है कि उसके फादर को एक व्यक्ति के मर्डर के जुर्म में फांसी की सजा जज सुना देता है और फर्जी उसको फंसाए रहते हैं। वो आदमी जिंदा रहता है, कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है और बाद में लौट करके आता है। तो उस व्यक्ति को फांसी हुई नहीं रहती है, वो उसको ले आकर के कोर्ट में जज के सामने मारता है और कहता है कि इसके मौत के जुर्म में तो एक बार हमें फांसी हो चुकी है, तो दोबारा तो आप फांसी दे नहीं सकते। तो भरी अदालत में उसको मारता है। तो ये सुरक्षा संविधान आपको देता है कि एक जुर्म में एक बार आपको जो सजा मिल गई, तो दोबारा उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है, एक और सुरक्षा ये मिली हुई है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता है। मतलब ये होता है ना कि जैसे मुजरिम को पकड़ करके और खूब मारपीट करके पुलिस जबरदस्ती उससे कबुलवा दे, झूठे कबुलवा दे कि नहीं आप ही ने। तो मान लीजिए ऐसे दबाव में अगर आपसे कबूल भी कर लेती है, तो कोर्ट में आप जा करके कंडीशंस बता दीजिए, तो वो माना नहीं जाएगा। आपके अपने ही विरुद्ध आपकी गवाही को साक्ष्य नहीं माना जाएगा। ठीक है? एक संरक्षण ये प्राप्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो सज़ा सुनाई जाती है, जो कानून इसके लिए बनते हैं, उनका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने कोई आज कोई जुर्म किया, तो आज उस जुर्म के लिए कम सज़ा है। आज के 4 साल 5 साल बाद, ठीक, उसकी वो और कठोर कानून बन जाता है। तो अब वर्तमान में जो कानून है,
हमें उसी के हिसाब से उतनी ही मात्रा में उस जुर्म के लिए सजा मिलेगी। भविष्य में चाहे उस जुर्म के लिए फांसी की सजा क्यों ना हो जाए, तो भविष्य में फांसी नहीं दी जाएगी। फिर उसके जिस दिन से कानून पास हुआ है टिल दैट डेट, उसके बाद अगर कोई उस तरह का जुर्म करता है तो उस पर वो अप्लाई होगा। लेकिन आज की डेट में हमने जो जुर्म किया है तो हमारे ऊपर वो सजा अप्लाई नहीं हो सकती है। ये है आर्टिकल 20। फिर आते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ये बात करता है, ये आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो एक्चुअली ये बहुत व्यापक हो जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अब जरा सोच के देखिए तो इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं अनुच्छेद 21 में। जैसे इसमें आ जाता है निजता का अधिकार, इसी से निकल करके आता है राइट टू प्राइवेसी, ये आर्टिकल 19 में ही आता है। और प्रेस की स्वतंत्र सॉरी आर्टिकल 21 में आता है। और प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आती है, ये विचार एवं अभिव्यक्ति में आती है, इसमें आती है 19 में। ये दोनों सवाल पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाते रहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये 19 में है। और राइट टू प्राइवेसी ये आर्टिकल 21 में है। अब इसी में किसी भी व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार भी है। ये मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार सुनाया था, ठीक है। तो विदेश जाने का अधिकार, निजता का यानी प्राइवेसी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था का अधिकार, साफ सुथरी सड़कें और अच्छे मकान और डिग्निटी फुल लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन, ये सारी चीजें अभी तक कुछ चीजें 15-20 चीजें हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है भिन्न भिन्न वादों में। लेकिन इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, बहुत विस्तृत दायरा है आर्टिकल 21 का, ठीक है। और समय समय पर जैसे जैसे केसेस सामने आती हैं, नई नई कंडीशन सामने आती हैं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत रोचक व्याख्या देखने को मिलती है आर्टिकल 21 की, ठीक है। ये बहुत ही ब्रॉड है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये दोनों राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं 20 और 21 कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी जब सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंडेड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, तब भी 20 और 21 बना रहता है। ये इतना अहम होता है व्यक्ति के लिए। ये जब हम लोग आपातकाल पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर। अब 21 में ही एक सब सेक्शन जोड़ा गया था 21 का या 21 का या 21 21 ए, ठीक है। तो 21 का किससे संबंधित था, बेसिकली ये बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। यानी इसमें ये कहा गया है कि जैसे ये था ना पहले कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करे, तो पहले तो ये डीपीएसपी में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। लेकिन इसको डीपीएसपी से हटा करके इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, 21 ए में इसको रख दिया गया। अब ये मूल अधिकार बन गया है। अब अगर कोई राज्य ऐसा नहीं करता है, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन बच्चों की फ्री नहीं करता है, उनके उचित पोषण की व्यवस्था नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये फंडामेंटल राइट बन चुका है, इसको आप अब कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 22 की, अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, तो गिरफ्तारी से संरक्षण का क्या मामला है, इसमें जैसे ये आपका अधिकार होता है कि जब भी कभी किसी जुर्म में, मान लीजिए पुलिस आपको धमकाती है, ठीक है, या डायरेक्ट पहुंचती है, कहती है कि ऐसा है, आप इसमें विक्टिम हैं और ये इसके लिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, तो सबसे पहले
आप उससे कहिए कि कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए आप, ठीक है? आप हमको अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है, कोई अरेस्ट वारंट है हमारे अगेंस्ट? पहले आप अरेस्ट वारंट मांग सकते हैं। और मान लीजिए अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर भी ले जाती है उस समय, ठीक, तो वहां से गिरफ्तार करके ले जाने और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने, इसके बीच में 24 घंटे से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। बस केवल रास्ते का टाइम इसमें काउंट नहीं होगा। यानी कि जब वो आपको आपके घर से या जहाँ से भी आपको अरेस्ट की, वहाँ से थाने ले जाने का टाइम और उसके बाद फिर थाने से मजिस्ट्रेट के पास ले जाने का टाइम, ये टाइम हटा दीजिए। उसके बाद 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस आपको अपने पास कस्टडी में नहीं रख सकती, उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना ही होगा। ठीक है? तो ये जो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है, ये अधिकार हमें अनुच्छेद 22 में मिला हुआ है। अब इसके बाद हम, ये तो रहा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलिए हम लोग शोषण का अधिकार देख लेते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 23 में है और 24 में। तो आजादी से पहले कहीं ना कहीं हमारे संविधान निर्माताओं को ये चीज उन्होंने बहुत बारीकी से देखा और महसूस भी किया कि दो चीजों में बहुत जबरदस्त शोषण होता था। ठीक है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, तो दो मामलों में, एक तो बेगारी बहुत प्रचलित थी, क्योंकि पहले राजा महाराजा जमींदारी फिर विदेशियों का शासन, तो सब लोग अपने फायदे के लिए बस काम करते थे। ठीक है? तो बेगारी की प्रथा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रचलित थी, जिसे हम लोग कह सकते हैं बलात् श्रम। ठीक। और दूसरा ये था कि छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि हमारे समाज में गरीबी तो थी ही, अशिक्षा भी थी, ठीक है, तो इसके लिए बच्चे भी काम पर लगा दिए जाते थे। तो बच्चों को अक्सर जोखिमपूर्ण कार्य में लगा दिया जाता था। जोखिम जिसमें खतरा रहता है, जैसे कारखानों में लगा दिए, ठीक है, या अन्य किसी खतरनाक कार्य में उनको एंगेज कर दिए। तो फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते हैं। संविधान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो ये चीज जो है आर्टिकल 23 के तहत है और ये चीज आर्टिकल 24 के तहत है। ठीक, अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम का प्रतिषेध, मतलब कि किसी से आप बंधुआ मजदूरी या जबरन मजदूरी, बेगारी नहीं करा सकते हैं। ठीक है? और दूसरा अनुच्छेद 24 कहता है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगा सकते हैं। ये कानूनन जुर्म होता है। तो ये है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। फिर हम लोग आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको अपने से ही आप लोग सोच के बताइए कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, ठीक है, तो उस धर्म के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी, क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहली चीज कि आपको अंतःकरण से, ठीक, अंतःकरण से अबाध रूप से उस धर्म को मानने की, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हो। अब जैसे हम हिंदू धर्म के हैं, तो मान लीजिए कि हमें हिंदू धर्म या फला कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है, तो उसे अपने धर्म को अपने अंतःकरण से मानने, उसको उसका आचरण करने, अबाध रूप से उसका प्रचार करने, इन सब की छूट होनी चाहिए, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि अगर वो ऐसा कर रहा है, ठीक है, अब उसे अपने कुछ धार्मिक संस्थान भी स्थापित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धार्मिक संस्था,
इसकी भी स्थापना करने की आज़ादी होनी चाहिए। मुस्लिम धर्म का है तो मस्जिद स्थापित कर सकता है, हिंदू धर्म का है मंदिर स्थापित कर सकता है, क्रिश्चियन है चर्च स्थापित कर सकता है। उसे इसकी भी छूट होनी चाहिए कि अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सके वो। तीसरी चीज़ कि चलिए ठीक है, आप धर्म को अंतःकरण से मानने की, उसको आचरण करने की, अबाध रूप से प्रचार करने की आज़ादी मिल गई, धार्मिक संस्था स्थापित करने की आज़ादी मिल गई। तो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मान लीजिए आपको कुछ धन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसको भी कलेक्ट कर सकें, ठीक है? जैसे चंदे के रूप में या किसी रूप में आप धन का भी कलेक्शन कर सकें। हाँ, तो अपने धर्म के विस्तार या प्रचार प्रसार के लिए उसे कुछ आर्थिक समुदायों की भी ज़रूरत पड़े अगर, ठीक, तो उसकी भी पूर्ति का अधिकार उसे मिलना चाहिए। करों के माध्यम से जैसे भी वो इकट्ठा कर सके, अपना लीगल तरीके से इकट्ठा कर सकता है, चंदा बटोर के आदमी ये काम कर सकता है। तो ये हमारा है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को अंतःकरण से मानने, उसे अबाध रूप से आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 25। ये किसी भी व्यक्ति को ये आज़ादी देता है। अनुच्छेद 26 उस व्यक्ति को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक संस्था स्थापित करने की पूरी छूट देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि अगर उस धर्म के विकास के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए कुछ आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, तो कुछ समुदायों की आप व्यवस्था कर सकते हैं। ये आर्टिकल 27 इजाज़त देता है, ठीक है? अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि मान लीजिए किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा दी जा रही है या धार्मिक आचरण किया जा रहा है, तो उसके लिए आप किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकते। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यालय है, ठीक है? अब उसमें बहुसंख्यक हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें एक मुस्लिम बच्चा या 2-4 या कुछ मुस्लिम बच्चे हैं। अब आप उसमें कोई ऐसी प्रेयर करवा रहे हैं जो हिंदू देवी देवता पर बेस्ड हो। तो ऐसे में अगर वो बच्चा उस प्रेयर को नहीं करना चाहता है तो हाथ बांधे वो खड़ा रह सकता है लाइन में, लेकिन आप उसको उस प्रेयर को बोलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं जबरन तो वो कानूनन जुर्म होगा, क्योंकि ये हमारे संविधान की, कह सकते हैं आपकी संविधान की भावना के भी खिलाफ है एक प्रकार से। क्योंकि हमारा संविधान उद्देशिका में ही हम लोगों ने देखा था ना, भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष देश है ना। पंथ निरपेक्ष का मतलब है जहाँ राज्य का कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म को फलने फूलने का समान अवसर है। न राज्य किसी विशेष धर्म को दबाएगा, न किसी विशेष धर्म को सहयोग करेगा। उसने सभी के लिए ये धार्मिक छूटें दे रखी हैं। आप अपने अपने कानून के दायरे में रह के आप अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, मानिए, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा या आचरण के विरुद्ध ये अधिकार है, अनुच्छेद 28। आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है? यह है आर्टिकल 28। अब हम लोग बात कर लेते हैं 29 और 30 की, जिसमें है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति, ठीक है, इसकी रख रखाव के लिए, इसके रक्षा के लिए उनको अपनी मनपसंद की संस्था स्थापित करने की छूट है और वो उसका संचालन और रख रखाव भी कर सकते हैं। ये 29 और 30 में ये बात कही गई है। और लास्ट है आर्टिकल 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये आपको अधिकार देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको आर्टिकल 32 से परमिशन मिलती है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं। दोनों जगह ये हो सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी आप कर सकते हैं या हाई कोर्ट में जाना चाहें तो वहाँ अनुच्छेद 226 के तहत। ये दोनों अनुच्छेद इम्पोर्टेंट हैं।
पूछे भी गए हैं कई बार परीक्षा में, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये तो रहा फंडामेंटल राइट्स का एक इंट्रोडक्शन, एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद अभी इसके हम 2-3 पार्ट बनाएँगे। जैसे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट से आपको कैसे उपचार मिलता है, जब आप जाते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, 5 प्रकार की रिट। उन रिट के बारे में हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट होती हैं। और साथ ही साथ जो हमने मूल अधिकार पढ़े हैं, उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट विधियाँ पास हुई हैं और जो जहाँ कहीं कुछ अपवाद है 15 में, 16 में, 18 में, उन सबको भी हम लोग देखते हैं। तो बस अब इतना ही, बाकी मिलते हैं आप अगले पार्ट में।